हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो आपने ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जनरल एजुकेशन वालों को चाइल्डहुड एंड ग्रोथ जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने ये जो टॉपिक है वो ज़रूर देखा होगा। और अगर आप अगर आप नर्सिंग जैसे कोर्सेज में भी हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया जाए ताकि आपको सभी चीज़ें जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो आप जो स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन डोंट वरी, मैंने इसे बहुत ही इजी इंग्लिश में प्रिपेयर किया है और मैं आपको पूरा टॉपिक बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में है, शायद मुझे समझ नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी अच्छे से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक समझा दूंगी। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री नेटल पीरियड की। प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है? जो कि बर्थ से पहले होता है। बर्थ से पहले यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, उस पीरियड की बात करते हैं। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर 3 स्टेजेस आती हैं: जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। जर्मिनल स्टेज 0 से 2 वीक तक, यानी कि 0 से 2 हफ्तों तक जर्मिनल स्टेज हमारी चलती है। इसमें क्या होता है? कंसेप्शन होता है, यानी कि यहाँ पर मदर प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते हैं, 3 से 8 हफ्तों में क्या होता है? एमनियोटिक सैक जो है बच्चे का वो डेवलप हो जाता है। तो जो ये एमनियोटिक सैक है, ये एक टाइप से प्रोटेक्टिव बैग इसको हम कह सकते हैं, जो कि बेबी के अराउंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि बच्चे को एक क्वेश्चन की तरह हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में, यानी कि जो आप कह सकते हो ये एक लिक्विड होता है बच्चे के अराउंड। इसके बाद जो प्लेसेंटा है वो डेवलप हो जाती है। अम्बिकल कोर्ड भी जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो जो प्लेसेंटा है वो भी एक ऑर्गन है जो कि बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालता है। और उसके अलावा जो अम्बिकल कोर्ड है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेबी को किससे कनेक्ट करता है? प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है और ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स जैसी चीज़ें हैं वो बच्चे तक पहुंचाता है। इसके अलावा जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म होने वाली होती है तो यहाँ पर जो बेबी के फेशियल फीचर्स हैं वो क्लियर दिखने लग जाते हैं। उसके फिंगर, टोज और जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी जो डेवलप होने हैं शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 6 वीक की बात करें तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो को एक ह्यूमन की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये एक इंसान है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, देखो ये एक इंसान है और एक टाइनी ह्यूमन की तरह हम इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो सिर है बच्चे का वो जैसे कि सिर ज़्यादा बड़ा होता है और बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा हार्ट और लीवर जो है वो भी बहुत ही बेसिक सी फॉर्म में यहाँ पर फंक्शन करना, इनकी काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जब हम फीटल स्टेज पर जाते हैं जो कि 9 से 40 वीक तक होती है, इसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बच्चे का वो रैपिडली डेवलप करता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके बाद बिटवीन 14 टू 20 वीक, यानी कि 14 से 20 दिन के वीक के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होती है कहाँ पर? फीटस में। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? क्विकरिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो क्विकरिंग होती है, ये जो मूवमेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं कि बेबी और मदर के बीच में क्या होता है? फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये जो क्विकरिंग क्या होती है? मदर और बेबी के बीच फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसके बाद अराउंड 5 मंथ, जब 5 मंथ्स हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, यानी कि बेबी माँ के पेट के अंदर क्या कर रहा है? सकिंग कर रहा है, स्वेलोइंग कर रहा है और हिकअप, यानी कि उसको हिचकियाँ आ रही हैं। ये रिफ्लेक्सेस हमें दिख जाते हैं। इसके अलावा नेल्स और जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। स्किन जो है काफ़ी थिक हो जाती है, कैसी लगती है? वो अडल्ट की स्किन जैसी लगती है। इसके अलावा फाइन सॉफ्ट हेयर जो है वो बॉडी को कवर कर लेते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो कि वो जो हेयर्स उनको क्या कहते हैं? लेनुगो हम बोलते हैं। इसके अलावा बाय 6 मंथ
जो उसकी आइज़ हैं वो डेवलप हो जाती है और वो आइज़ को ओपन और क्लोज भी करने लग जाता है। 6 मंथ्स के अराउंड क्या है, फीटल जो है वो काफ़ी इमैच्योर होता है, यानी कि उसके ऑर्गन्स तो ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं, लेकिन फीटस जो है वो काफ़ी इमैच्योर होता है। यहाँ पर जो उसके लंग्स हैं वो भी इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी रेगुलेशन सिस्टम है वो काफ़ी इमेच्योर होता है। तो अभी जब हम देखते हैं कि जब प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे को कहाँ रखा जाता है, एक इंटेंसिव केयर मेडिकल केयर में रखा जाता है प्री मेच्योर डिलीवरी में, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो डेवलप तो हो जाती है लेकिन वो अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई होती। तो इसीलिए a baby born this prematurely generally needs intensive medical care। तो जो बच्चा प्री मेच्योर बोर्न होता है उसको क्या कहाँ रखा जाता है, इंटेंसिव मेडिकल केयर में रखा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है तो कौन कौन से डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर हम फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज हमारा हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब की यहाँ पर हम बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। बर्थ से लेकर 4 मंथ तक क्या होता है, बेबी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो थोड़ी सी क्या होती है, फास्ट होती है। कैसी होती है, फास्ट होती है। जो उनका हेड और ब्रेन है वो ग्रो करता है रैपिडली। इसके अलावा हेड एंड नेक कंट्रोल इज लिमिटेड, यानी कि जो उनका सिर और जो नेक का कंट्रोल है ना वो इतना ठीक नहीं होता, वो अपने आप को इतना अच्छे से नहीं संभाल पाता, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, बेबी अपने सिर को उठाना शुरू कर देता है और सर को इधर उधर टर्न करना भी शुरू कर देता है। उसके जो हाथ और पैर हैं वो काफ़ी एक्टिवली मूव करते हैं। बेबी बिगिंस विजुअली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, तो बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको देखना शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ये आपने पढ़े होंगे। ये रिफ्लेक्स भी बच्चे में इस टाइम पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब हम 4 मंथ से 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे का हाइट और वेट जो है वो ग्रो करने लगता है। बच्चे का हेड और नेक कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा बेबी जो है क्या करने लगता है, बैठने लगता है विद सपोर्ट, और बाद में वो अपने आप इंडिपेंडेंटली भी बैठने लग जाता है। यहाँ पर क्रॉलिंग और क्रीपिंग भी शुरू हो जाती है। चीज़ों को खींच कर वो अपने आप को खड़ा करने की भी यहाँ पर कोशिश करता है। उसके अलावा फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेप टुवर्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो जब फर्स्ट ईयर 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, बच्चा अपने आप से चलने लग जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप धीरे धीरे वो लड़खड़ाकर चलने लग जाता है। इसके अलावा उसके हाथ और जो फिंगर्स की मूवमेंट है, कंट्रोल है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। और रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग बिकेम मोर एक्यूरेट, तो चीज़ों को इजीली पकड़ने लगता है। ठीक है, ग्रेस्पिंग पावर जो है, पकड़ने की जो पावर है वो काफ़ी ठीक हो जाती है बच्चों की। पिंसर ग्रेप्स, यानी कि अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे से वो चीज़ों को पकड़ने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेबी टीथ में बिगिन टू अपीयर, तो इस यहाँ पर जो बेबी के जो दांत है वो भी दिखने शुरू हो जाते हैं। 1 to 2 ईयर्स में हम देखें तो यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ जो है बच्चे की वो होती है, लेकिन जितनी फास्ट इन्फेंसी में हुई थी उतनी फास्ट नहीं होती है, थोड़ी सी स्लो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा वॉकिंग बिकम स्टेबल एंड कंट्रोल, जो वॉकिंग है वो भी काफ़ी स्टेबल हो जाती है, कंट्रोल करता है वो खुद पर चलने के लिए, बैलेंस बनाना सीख जाता है, दौड़ने भी लगता है। ठीक है, सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगता है और जंप भी करने लगता है, बॉल को फेंक भी सकता है इस एज में, किक भी कर सकता है। यहाँ पर बच्चे का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। फाइन मोटर कंट्रोल बिकेम बेटर, तो बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी कि जो उंगलियों से जो बच्चा पकड़ता है चीज़ों को, वो भी काफ़ी बेटर हो जाती हैं। स्क्रिबलिंग डेवलप्स, तो यहाँ पर स्क्रिबलिंग क्या होता है, जब हम बच्चे को पेन पेंसिल देते हैं तो जब वो नोटबुक पर ऐसे ऐसे कुछ भी चलाता है तो इसको हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है बच्चे की स्क्रिबलिंग है, ये भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। 2 से 7 साल की बात करें तो बच्चे का हाइट और वेट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करता है, मसल्स भी बच्चे की स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, बच्चा रनिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है और मतलब काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होता है अपनी बॉडी के साथ, काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकता है। हॉपिंग, स्किपिंग, क्लाइंबिंग, यानी कि रस्सी कूदना, चढ़ना स्टेयर्स पर, ठीक है, क्लाइंब करना, वो भी
काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो जाता है 2 से 7 साल में। थ्रोइंग एंड कैचिंग स्किल्स यानी कि बॉल को थ्रो करना और बॉल को कैच करना, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो बहुत ही सही रैपिड ग्रो करती हैं। इसके अलावा बच्चा ड्राइंग, राइटिंग, कटिंग और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी ईज़िली यूज़ कर सकता है। ड्रेसिंग करना, फीडिंग करना, अदर सेल्फ केयर स्किल बिकेम मोर इंडिपेंडेंट यानी कि बच्चा खुद से कपड़े पहन सकता है, खुद से खाना खा सकता है, अपनी जो सेल्फ केयर स्किल्स हैं वो बच्चा अपने आप से कर सकता है इस एज में। परमानेंट टीथ बिगिन रिप्लेसिंग प्राइमरी टीथ, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के जो दांत टूटने हैं वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके परमानेंट टीथ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। यानी कब हो जाते हैं वो? लेटर पार्ट ऑफ दिस पीरियड, यानी कि जब हम 2 से 7 साल की बात करते हैं तो ऐसे नहीं होगा कि 2 ही साल में टूट गए, वो 5, 6, 7 इस साल में टूटने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 7 से 12 साल की अगर हम बात करें तो स्टेडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, तो हाइट एंड वेट में अच्छी ग्रो यहाँ पर करता है बच्चा। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, मसल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ग्रोस मोटर स्किल बिकेम मोर एफिशिएंट, यानी कि जो बड़ी मसल्स हैं बच्चे की वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाती हैं। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग, इन सब चीज़ों में बिल्कुल स्किल्ड हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बच्चा हो जाता है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ बिकेम मोर कोऑर्डिनेटेड, तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से करता है। इसके बाद राइटिंग, ड्राइंग, कटिंग एंड यूजिंग टूल्स बिकेम ईजियर एंड फास्टर, तो ये सभी तो बच्चों का काम, ये सभी काम तो बच्चे काफ़ी इजीली कर सकते हैं, काफ़ी फास्टर कर सकते हैं। परमानेंट टीथ जो है बच्चे के आ जाते हैं। इसके अलावा टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड अर्ली साइन ऑफ प्यूबर्टी में बिगिन, तो जब इस 12 ईयर्स की साइड हम देखते हैं तो इस पीरियड के टाइम के बाद बच्चों में कुछ जो प्यूबर्टी के साइंस हैं, ऐसे नहीं है कह रहे हैं हम कि प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन कुछ साइन यहाँ पर बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। 12 to 18 और 19 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर प्यूबर्टी ब्रिंग्स मेजर फिजिकल चेंजेस, तो प्यूबर्टी की वजह से बहुत सारे फिजिकल चेंजेस बच्चों में देखने को मिलते हैं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, तो यानी कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बच्चे में होती है। बॉडी शेप एंड बॉडी कंपोजिशन चेंज, बच्चों के बॉडी की शेप में और बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं। मसल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। लड़कों की क्या होती है, वॉइस चेंज होती है। फेशियल और बॉडी हेयर आने लग जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में भी जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। एक्ने एंड अदर स्किन चेंजेस में होकर, तो यह सभी इस एज में देखा जा सकता है, यानी कि स्किन पर एक्ने जो है वो देखे जा सकते हैं। 18 to 40 ईयर्स की यहाँ पर बात करें तो फिजिकल ग्रोथ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है। जो बॉडी है वो अपनी फुल फिजिकल मैच्योरिटी पर पहुंच जाती है। स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, एंड्योरेंस, ये यहाँ पर हाई लेवल में होते हैं ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। बोन्स एंड मसल्स कैसी होती हैं, फुल्ली मैच्योर होती हैं। फिजिकल एबिलिटी कैन बी मेंटेन थ्रू एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो फिजिकल एबिलिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से। ग्रेजुअल एज रिलेटेड चेंजेस में बिगिन लेटर इन दिस पीरियड, तो जैसे जैसे हम 40 ईयर्स के आसपास जाते जाते हैं तो कुछ एज रिलेटेड चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम 40 to 65 ईयर्स की बात करें तो ग्रेजुअल फिजिकल चेंजेस बिकेम मोर नोटिसेबल, तो फिजिकल चेंजेस जो है वो हम उनको नोटिस कर सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस कुछ व्यक्ति में हो रहे हैं, वो हमें नोटिस होने शुरू हो जाते हैं। जो मसल मास है वो और जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने लगती है इस एज में। विजन और हियरिंग जो है वो भी, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा दिखना कम हो सकता है, सुनना कम हो सकता है। स्किन बिकेम लेस इलास्टिक, तो जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है, होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी जो रिकवरी है फिजिकल एक्टिविटी में बिकेम स्लोअर, तो अगर उनको कुछ हो जाता है तो रिकवरी जो है वो स्लो हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी स्लोअर हो सकती है। यहाँ पर वीमेंस में भी मेनोपॉज जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद हम 65 ईयर्स ऑनवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एज रिलेटेड फिजिकल चेंजेस मोर नोटिसेबल, तो वही है 65 एज में तो और भी बूढ़े हो जाते हैं तो फिजिकल चेंजेस ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। मसल मास और स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाता है। बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है।
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैसा हो जाता है, वो भी बहुत ही कम स्टेबल होता है। विजन और हियरिंग में डिक्लाइन, तो जो दिखना और सुनना है वो बंद हो सकता है। स्किन बिकेम थिनर, तो स्किन काफ़ी पतली हो जाती है और लेस इलास्टिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाती है स्किन। रिकवरी फ्रॉम इलनेस और इंजरी मे टेक लॉन्गर, तो अगर कुछ इंजरी हुई है, बीमारी हुई है, तो उसमें रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में जब बच्चे का बर्थ होता है तो यहाँ पर मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे का क्या होता है, क्राइंग, तो वो रो कर ही सब कुछ चीज़ें अपनी करता है। इसके अलावा धीरे धीरे वो ह्यूमन वॉइस पर और जो साउंड्स हैं उन पर भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। स्टार्टेड मेकिंग कोइंग साउंड वो बच्चा करता है, ओ आ ऐसी साउंड्स जो है वो बच्चा निकालता है। इसके अलावा मेक्स डिफरेंट साउंड टू एक्सप्रेस कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो वो अलग साउंड निकालता है, और डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको पॉटी आ रही है, तो वो अलग साउंड निकालेगा, ठीक है। और जो फैमिलियर वॉइसेस हैं उनको पहचानना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम 4 टू 6 मंथ में देखते हैं जो कूइंग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, और लाफिंग एंड वोकलाइजिंग डेवलप, बच्चा हंसने लगता है, ठीक है, और अलग अलग वॉइस पर क्या करता है, रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देता है, और कुछ साउंड को वो इमिटेट भी करना शुरू कर देता है। इसके बाद देखते हैं 6 टू 12 मंथ में, तो बेबलिंग जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाती है, यानी कि बाबा डाडा ऐसे ऐसे वो बोलना शुरू कर देता है। इसके अलावा साउंड्स को रिपीट करता है, साउंड कॉम्बिनेशंस को रिपीट करता है, अपने नाम पर रिस्पॉन्स करता है, अगर उसका नाम लेकर उसको पुकारते हैं तो। फैमिलियर वर्ड्स जो हैं उनको भी समझने लगता है, पॉइंटिंग, वेविंग, रीचिंग ऐसे जो जेस्चर्स हैं बच्चा यूज़ करने लग जाता है। 1 से 2 साल में जो वोकैबुलरी है बच्चे की वो इंक्रीज़ होने लग जाती है, मीनिंगफुल सिंगल वर्ड्स यहाँ पर बच्चा बोलने लग जाता है। इसके अलावा बच्चा 2 शब्दों को जोड़ने लगता है, जैसे कि मम्मी, आओ, खाना चाहिए, ऐसे वर्ड्स बच्चा 2-2 वर्ड्स जो हैं वो बोलने लग जाता है। इसके बाद है सिंपल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर बच्चा समझने लग जाता है। पॉइंट्स टू फैमिलियर पीपल, जो उसके फैमिलियर पीपल हैं उनके साइड वो पॉइंट आउट करने लग जाता है, या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट का नाम बच्चे के सामने लेते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट पर भी पॉइंट आउट करता है। इसके अलावा यूज़ जेस्चर्स अलोंग विद वर्ड्स टू कम्युनिकेट, तो वो जेस्चर्स का भी यूज़ करता है कम्युनिकेशन करते टाइम। 2 से 3 साल में जो उनकी वोकैबुलरी है काफ़ी क्विकली ग्रो करती है, शॉर्ट सेंटेंसेस यहाँ पर बच्चा बोलने लग जाता है, 2 से 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कॉमन हो जाता है। इसके अलावा बच्चा बहुत से क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे व्हाट, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, बच्चा खेल-खेल में मम्मा से पूछता है कि मम्मा ये क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चन एंड इंस्ट्रक्शन, तो सिंपल क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन को बच्चा समझने लग जाता है। स्पीच बिकेम इंक्रीजिंगली अंडरस्टैंडेबल, तो 3 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चे की जो लैंग्वेज है पेरेंट्स को वो समझ में आने लग जाती है। 3 से 4 साल की अगर हम बात करें तो यूज़ लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो अब बच्चा थोड़े से लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलने लग जाता है। वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। अपने डेली एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर बच्चा बता सकता है, और जो सिंपल स्टोरीज़ है वो भी बतानी शुरू कर देता है। बेसिक ग्रामर जो है वो उसकी काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाती है। और क्या है कि कैन फॉलो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो बच्चे को दी जाती हैं उनको भी वो समझना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चा राइम्स में, यानी कि जो पोएम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज़, इनमें अपना जो इंटरेस्ट है वो भी दिखाता है। 4 से 5 साल में की एज में बच्चे की जो स्पीच है वो काफ़ी फ्लुएंट हो जाती है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, यानी कि समझ में आने लग जाती है। इसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि थोड़े से जो कठिन सेंटेंस है, जो ग्रामर है, उनका भी यूज़ करने लग जाता है। सिंपल स्टोरी को भी वो अच्छे से सुना सकता है यहाँ पे। अब बच्चा यहाँ पर नए नए शब्दों को समझ भी सकता है और यूज़ भी कर सकता है। कैन डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट्स, तो अगर कोई चीज़ उसने देखी है, कोई नए लोगों से वो मिला है, किसी इवेंट में गया है, तो उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। 5 से 7 साल की एज में जो लैंग्वेज है कैसी हो जाती है, मोर ऑर्गेनाइज, यानी काफ़ी अच्छी हो जाती है और डिटेल्ड हो जाती है। वोकैबुलरी क्या है बच्चे की और बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर बच्चा ग्रामर को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करने लग जाता है।
कैन टेल लॉन्गर एंड मोर लॉजिकल स्टोरीज, अब बड़ी और लॉजिकल स्टोरी भी बच्चा सुनाने लग जाता है। रीडिंग और राइटिंग रिलेटेड लैंग्वेज स्किल हैं वो भी बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। बच्चा यहाँ पर जोक्स और जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है उनको काफ़ी अच्छे से समझने लग जाता है। टीचर्स के साथ और जो कम्युनिकेशन है उसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। पीयर्स के साथ किसी से अगर वो बातें करता है तो उसकी कम्युनिकेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद 7 साल से प्लस की अगर हम बात करें 7 प्लस, तो यहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज जो है कैसी हो जाती है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर हो जाती है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेडली इंक्रीज करती है लैंग्वेज। हम कह सकते हैं काफ़ी परफेक्ट हो जाती है, काफ़ी हद तक बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप यहाँ पर हो जाती है। वोकेबलरी कंटिन्यूज टू एक्सपेंड विद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो जो उसकी वोकेबलरी है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस से बढ़ती रहती है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एक्सप्रेशन जो है बच्चे के इम्प्रूव हो जाते हैं। बच्चा रीजनिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करने लग जाता है लैंग्वेज को। अब यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को, कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ पाता है। कैन कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली, तो जो उसके आइडियाज़ हैं उनके बारे में वो बात कर सकता है। एकेडमिक में, सोशल में, प्रोफेशनल सिचुएशन में बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डेवलप होती रहती है। कैसे? लर्निंग के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये थी हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो 0 से 2 साल में क्या होता है, बच्चा अपने 5 सेंसेस यानी कि टचिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, इनके थ्रू जो है बच्चा क्या करता है, सीखता है। फिजिकल एक्शंस जो हैं वो उनके थ्रू सीखता है। 0 से 2 साल में आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड काफ़ी कॉमन होता है, यानी कि जब बच्चे के आंखों के सामने कोई चीज़ होती है तो वो उसे देख पाता है, लेकिन अगर वो उसको हटा देते हैं, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता है, बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब उसकी आंखों के सामने से उसको हटा देते हैं तो वो उसके माइंड से भी वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप होती है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है, अगर कोई वस्तु बच्चे की आंखों के सामने हम लेकर आए लेकिन उसे छिपा भी दिया तो बच्चे के दिमाग में वो सेट हो जाती है, तो यहाँ पर आउट ऑफ माइंड वो नहीं जाती। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलर रिएक्शन डेवलप हो जाते हैं, यानी कि रिपीटेड एक्शन इनको हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ को बच्चा फेंकेगा और फिर उसकी डिमांड करेगा कि मुझे वो वापस दो। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है उसको भी काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर बच्चा एक्सप्लोर करता है। इसके बाद हम 2 से 7 साल में देखें तो यहाँ पर बच्चे का रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सिम्बॉलिक और इमेजिनेटिव प्ले जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एक लकड़ी के साथ बच्चा खेलता है जिसको वो क्या मानता है, तलवार मान लेता है। थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती। बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि उसको जो चीज़ चाहिए, वो दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं देखता है। ठीक है, यहाँ पर उसमें काफ़ी ईगो होती है, वो बस अपनी ही बात को ऊपर रखना जानता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर नहीं देखता है। सेंट्रेशन यानी कि वो एक टाइम पर एक ही इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ उसका जो फोकस है वो होता है, दूसरी चीज़ों की साइड उसका ध्यान नहीं होता। एनिमिज्म बच्चे में इस टाइम पर होता है, यानी कि वो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, टेडी बियर है, डॉल है, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह देखता है। कंजर्वेशन में उसको डिफ़िकल्टी होती है। कंजर्वेशन क्या होता है कि शेप और साइज़ जो है उसमें बच्चे को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता होता। सीरीज़ का बच्चे को कुछ नहीं पता होता, इतनी फुली डेवलप सीरिएशन नहीं हुई होती है। इंट्यूटिव थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की डेवलप हो जाती है। इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कब हो जाती है? एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, यानी कि जब वो 7 साल तक जो होने लग जाता है तो ऐसे होता है। थिंकिंग जो है वो बच्चे की होती है, यानी कि इमेजिनेशन बच्चा करता है। इसके अलावा बिगिंस क्लासिफिकेशन यूजिंग सिंपल फीचर्स सच एज कलर एंड शेप, तो यानी कि कलर और शेप में उसको थोड़ी थोड़ी जो क्लासिफिकेशन करनी आ जाती है जब वो 6-7 साल का होने लग जाता है। धीरे धीरे बाद में बच्चा क्वेश्चन भी पुट करने लगता है और अपने जब चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो वो नई नई चीज़ें भी शुरू कर देता है। 7 से 11 साल में बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। थिंकिंग कैसी हो जाती है? ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और कंक्रीट हो जाती है। रीजनिंग स्किल यहाँ पर बच्चे की इम्प्रूव हो जाती है। कंजर्वेशन, शेप और साइज, यानी कि इन सब चीज़ों का पता भी बच्चे को चल जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या शेप है। रिवर्सिबिलिटी, अगर बच्चे को हमने बोला है 10 + 5 तो वो बता देगा, ठीक है, लेकिन अगर उसको 5 + 10 पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। पर इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी भी शुरू हो जाती है। सीरीज का बच्चे को पता चलने लगता है, वो अरेंज चीज़ों को करना शुरू कर देता है, जैसे अकॉर्डिंग टू साइज और लेंथ।
इसके अलावा यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस, शेप, मनी, प्लेस, इन सब के बारे में भी बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है, पता लग जाता है और एक से ज़्यादा जो एस्पेक्ट हैं किसी प्रॉब्लम के, उनको भी वो कंसिडर करनी शुरू कर देता है। इससे पहले हमने देखा था कि जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे जो पहलू हैं किसी प्रॉब्लम के, उन पर भी उसका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे के यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है। अब बच्चा यहाँ पर लेस ईगोसेंट्रिक होता है, जो उसकी ईगो यानी कि वो कम यहाँ पर अपनी ईगो दिखाता है, चीज़ों को समझने लग जाता है। कैन परफॉर्म, जो मेंटल ऑपरेशन है यानी कि दिमाग में कोई कैलकुलेशन अगर उसको करनी है तो वो यहाँ पर बच्चा कर सकता है। इसके बाद हम 11+ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अमूर्त सोच यानी कि बिना किसी चीज़ को देखे किसी चीज़ के बारे में सोचना। हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है यानी कि व्हाट इफ़, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी थिंकिंग बच्चे के माइंड में आ जाती है। और इस एज में बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक हो जाती है, काफ़ी अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। रीजनिंग उसकी काफ़ी एडवांस लेवल की हो जाती है, वो अपने फ्यूचर के लिए भी प्लान करने लग जाता है और जो कुछ प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, उनके बारे में वो सोच सकता है, उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, उसके बारे में भी वो सोचने लग जाता है। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है रूल्स की और प्रिंसिपल्स की, वो भी उसके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। मेटाकॉग्निशन डेवलप हो जाता है यानी कि वो अपनी ही थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करता है, यानी कि जो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो उनके बारे में भी सोचता है, तो मेटाकॉग्निशन हो जाता है डेवलप। इसके बाद हम देखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, मोरालिटी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को भी बच्चा क्या करने लगता है, समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, कि सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है। 0 से 2 साल तक क्या होता है, बच्चे की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो उसके केयर गिवर्स हैं उनके साथ, और जो उसके फैमिली पीपल है वो उनको अच्छे से पहचानने लगता है, ठीक है। सोसाइटी के जो लोग अगर आसपास से उससे मिल रहे हैं तो उनके साथ वो स्माइल भी करता है, यानी कि सोशल स्माइल जो है उसमें डेवलप हो जाती है। रिस्पॉन्ड टू वॉइस एंड फेसेस, तो अगर जिन आवाज़ों को वो पहचानता है, जिन चेहरों को वो पहचानता है, उन पर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इसी एज में जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है वो डेवलप होती है, यानी कि स्ट्रेंज लोगों से मिलते टाइम उसको थोड़ी एंजाइटी होती है, और जब उसके केयर गिवर्स या फिर पेरेंट्स से सेपरेट होता है तो वो एंजाइटी उसको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा सोशल गेम जैसे कि पीकाबू जैसे गेम बच्चे यहाँ पर खेलना पसंद करता है। इमिटेटिंग अदर्स, 2 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने से बड़ों की नकल करनी शुरू कर देता है। इंक्रीजिंगली एक्सप्रेस इमोशंस, और वो अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करता है जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर एंड फियर। इसके बाद हम देखते हैं 2 to 7 ईयर्स में क्या होता है, बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है। अपने जो एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले है वो खेलने लगता है, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ वो खेलने लगता है, कोऑपरेट करने लगता है। अकेले अकेले गेम नहीं खेलता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर देता है, फ्रेंड्स बनाने भी शुरू कर देता है। उसके अलावा उसको जैसे कि चीज़ें शेयर करनी आ जाती हैं यहाँ पर, और जब खेल के दौरान वो अपनी बारी का भी इंतज़ार करता है, दूसरों को उनकी बारी भी आने देता है। इसके अलावा जो अडल्ट और पीयर है उसके उनको भी इमिटेट करता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद इमोशनल एक्सप्रेशन बिकम स्ट्रॉन्गर, तो इमोशनल एक्सप्रेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या है, वो अच्छे से रेगुलेट भी होने लग जाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, एक्सप्रेस करना सीख जाता है। इसके अलावा जब बच्चा इस एज में होता है 2 से 7 साल, तो 7 साल 6 साल तक जाते जाते बच्चा दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी क्या करता है, समझने लग जाता है। 7 से 11 साल तक अगर हम देखें तो जो पीयर रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके फ्रेंड्स ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। फ्रेंडशिप ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाती है, और कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव यानी कि मिलजुल कर जो एक्टिविटी की जाती हैं वो इस एज में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। टीम वर्क यहाँ पर बच्चा करने लग जाता है, रूल्स को फॉलो करने लग जाता है, गेम्स खेलने लग जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, और इनके जितने भी रूल्स हैं उनको वो अच्छे से फॉलो भी करता है। कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि कॉम्पिटिशन होते हैं बच्चों के स्कूल में, तो उनमें भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो उनमें पार्टिसिपेट भी करता है।
इसके अलावा बिकम मोर अवेयर ऑफ अदर्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स। तो जो दूसरे लोगों के ओपिनियन है, दूसरे लोगों की फीलिंग्स हैं, उनके बारे में भी वो अवेयर रहता है, यानी कि उसको वो उनकी फीलिंग्स और ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप बिलोंगिंग बिकेम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर बच्चा जो है ना ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। लर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपनी ड्यूटीज़ को भी शेयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं 11+ ईयर्स में क्या होता है। जो पीयर ग्रुप है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके फ्रेंड्स ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस इंक्रीज, यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है कि अब मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स की बातों को इतना नहीं मानता जितना अपने फ्रेंड्स की बातों को मानता है। उसको लगता है कि पेरेंट्स उस पर दबाव बना रहे हैं, पेरेंट्स उसको बांध के रखना चाहते हैं। आइडेंटिटी बिकेम्स डेवलप स्ट्रांगली, तो जैसे जैसे बच्चा 16-17 साल की एज में जाता है तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है बच्चे की वो बनने लग जाती है। डीपर फ्रेंडशिप हो जाती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर एडोलेसेंस के टाइम पर आ जाते हैं, जैसे ही वो 18-19 साल की एज के आसपास जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरों को समझने का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर अच्छा हो जाता है। मोरल और सोशल रीजनिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बिगिंस डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीफ, वो अपने प्रिंसिपल सेट करने लगता है। उसके कुछ पर्सनल वैल्यूज़, कहते हैं ना कि ईगो पर बात लगने लगती है यहाँ पर बच्चे की। तो जैसे ही वो 18-19 साल का होता है ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़, यहाँ पर भी बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग एबिलिटी टू नेगोशिएट, कोऑपरेट एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे ही बच्चा अपने अडल्टहुड में पहुंचता है वहाँ पर वो उसको क्या करना आ जाता है, नेगोशिएट करना आ जाता है, लोगों के साथ कोऑपरेट काफ़ी अच्छे से करने लग जाता है, और जो झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको भी सुलझाने में वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। तो ये टॉपिक था हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।